नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन गुरुवार को स्टेबल रहा और $16,830 के आसपास ट्रेड कर रहा था, क्योंकि ट्रेडर्स अगले साल के लिए अनिश्चित बाजार दृष्टिकोण से जूझ रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में $16,700 और $16,900 के बीच की सीमा में फ्लैट देखी गई। ईथर ने $1,210 पर फ्लैट ट्रेड किया। गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में थोड़ी तेजी रही। टेक हेवी नास्डैक कंपोजिट हाल ही में 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.4% ऊपर था, जबकि S&P 500 1.4% ऊपर रहा। लंबी अवधि के यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि निवेशकों ने शुक्रवार को इन्फ्लेशन डेटा पर इंतजार किया कि क्या कीमतों के दबाव में सुधार जारी है या नहीं। फेडरल रिजर्व के अधिकारी आशावाद पर संकेत दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन दशकों में अपने उच्चतम स्तर से गिरती रहेगी। निवेशक ज्यादा पॉलिसी पाथ में प्राइसिंग कर रहे हैं। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $810.36 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.46% कम है, जबकि पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $26.17 बिलियन है। वहीं 3 वर्स का IC 15 इंडेक्स 24,352 पॉइंट्स पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था। बहेमियन अथॉरिटीज ने कहा कि जेल में बंद कोलैप्स्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक्स्ट्राडाइट किया गया है, जहां वह आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है। घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर्स ने सैम बैंकमैन-फ्रीड को डार्क SUV में नसाउ में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से बाहर निकलते देखा। व्हीकल को बाद में नसाउ के एयरपोर्ट से एक प्राइवेट एयरफील्ड में आते देखा गया, जहां से उसके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जाने की उम्मीद है। वह न्यूयॉर्क में उतरने वाले और संभवतः गुरुवार को यूएस जज के सामने पेश होंगे। बैंकमैन-फ्रीड की यूएस और बहेमियन लीगल टीम्स के कई दिनों के कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स के बाद डिस्ग्रेस्ड क्रिप्टो किंग अपने फैसले के एक मजिस्ट्रेट जज को इन्फॉर्म करने के लिए नसाउ के कोर्ट में उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद बैंकमैन-फ्रीड को यूएस कस्टडी में ट्रांसफर किया जाना तय किया गया था और FTX के ड्रामेटिक कोलैप्स से जुड़े क्रिमिनल फ्रॉड के आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए यूएस लौटा दिया गया था। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस अटॉर्नी के ऑफिस ने 30 वर्षीय बैंकमैन-फ्रीड पर धोखाधड़ी, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों सहित 8 आपराधिक मामलों का आरोप लगाया, जिसमें इलीगल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस भी शामिल हैं। 30 वर्षीय सैम बैंकमैन-फ्रीड शायद ही अपना पूरा जीवन जेल में बिता सकते हैं। FTX डिबैकल जारी रहने के कारण अधिक रेगुलेटर्स की नजर क्रिप्टो स्पेस पर है। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म सुपर हीरो और ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो एक्सचेंज SwiftX का $1.5 बिलियन का मर्जर रद्द कर दिया गया है। सुपर हीरो ने कस्टमर्स को एक ईमेल में कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के कारण मर्जर के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। उसने लिखा कि वर्तमान माहौल के रिजल्ट में हमने फैसला किया है कि हमारे सुपर हीरो कस्टमर्स के लिए सबसे अच्छी बात मर्जर को अनविंड करके और अलग अनरिलेटेड कंपनी के रूप में आगे बढ़ना है। SwiftX ने यूजर्स को ये भी आश्वासन दिया कि अपने फंड सुरक्षित हैं, और क्योंकि ना तो उनका डेटा और ना ही उनकी एसेट्स कंपनी को प्रोवाइड की गई थी। क्रेडिटर कमेटी, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनाई शामिल है, ने लिक्विडिटी के मुद्दों को हल करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है, जिसने जेनेसिस और उसकी पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप को बुरा बना दिया है। साथ ही साथ एसेट्स की रिकवरी के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। जेमिनाई के प्रेसिडेंट और को-फाउंडर कैमरॉन विंकलवॉर्थ ने कहा, यूलियान लोकी ने जेनेसिस और DCG में लिक्विडिटी के मुद्दों को हल करने के लिए क्रेडिटर कमेटी की ओर से एक योजना प्रस्तुत की और एसेट्स की रिकवरी के लिए एक रास्ता भी प्रदान किया। कहा जाता है कि जेनेसिस और इसकी पेरेंट कंपनी DCG को जेमिनाई अर्न यूजर्स को $900 मिलियन का भुगतान करना है। ये अर्न सर्विस के प्राइमरी प्रोवाइडर जेनेसिस से जुड़े थर्ड पार्टी के कंटेजन के कारण थे। उसी दिन जेनेसिस ने FTX के कोलैप्स और अबनॉर्मल विड्रॉल रिक्वेस्ट से गिरावट का हवाला देते हुए विड्रॉल को सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में जेमिनाई अभी भी जेनेसिस के साथ काम कर रहा है। रिटेल डिजिटल करेंसी पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हालिया प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स
बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल यूरो से जुड़ी सर्विसेज का प्रबंधन करेंगे। हालांकि ECB ने पहले कहा था कि सुपरवाइज्ड प्राइवेट इंटरमीडियरीज यूजर फेसिंग सर्विसेज प्रदान करने और नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट में यह डिटेल दिखा दिया गया था कि यूनिट्स डिजिटल यूरो पेमेंट सिस्टम में भूमिका निभाएंगी। CBDC का इस्तेमाल करते समय ECB सुपरवाइज्ड इंटरमीडियरीज, इंडिविजुअल्स, मर्चेंट्स और बिजनेसेस के लिए डायरेक्ट काउंटर पार्टीज के रूप में काम करेंगे। पैक्सफुल, एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी मार्केटप्लेस ने मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कई चिंताओं का हवाला देते हुए इथेरियम के नेटिव टोकन ईथर को अपने मार्केटप्लेस से हटा दिया है। पैक्सफुल के CEO रे योसेफ ने प्लेटफॉर्म के 11.6 मिलियन यूजर्स के लिए एक मैसेज में बदलाव की घोषणा की, जिसे उन्होंने ट्विटर पर साझा किया। योसेफ ने इथेरियम इकोसिस्टम के बारे में 3 प्रमुख चिंताओं का हवाला दिया, जो मार्केटप्लेस के ETH को हटाने के कारण के रूप में अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए पैक्सफुल के इरादे और फिएट मॉनेटरी सिस्टम्स के कारण दुनिया भर में इकोनॉमिक अपार्थीद का मुकाबला करने के प्रयासों का हवाला दिया गया है। 21 दिसंबर को UK के एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने Crypto.com के NFT प्रमोशन पर बैन लगा दिया। प्रेस रिलीज के अनुसार ASA ने क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के लिए भुगतान किए गए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पर आपत्ति जताई, क्योंकि ये NFTs में इन्वेस्ट करने वाले फी डिटेल्स और रिस्क को पर्याप्त रूप से समझाने में विफल रहा था। किसी एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में एक्सचेंज की ये पहली शिकायत नहीं है, बल्कि रेगुलेटर ने इसी तरह की शिकायत के जवाब में इस साल की शुरुआत में प्लेटफॉर्म से 2 एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन लगा दिया था। Crypto.com का मानना है कि ASA के फैसले के जवाब में उसके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल NFTs फाइनेंशियल नेचर के नहीं हैं। इसके अलावा ये दावा किया गया कि एड विशेष रूप से किसी स्पेसिफिक NFTs को प्रमोट नहीं करती, बल्कि सिर्फ उस एक्सचेंज को ही बढ़ावा देती है जहां NFTs खरीदे जा सकते हैं, और इसने रेगुलेटर के रिक्वेस्ट को अनरीजनेबल बताया। सेनेट पैट टूमी ने एक बिल पेश किया जो स्टेबल कॉइन्स के लिए एक फेडरल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करेगा, और इसका एम रिपब्लिकन के रिटायर होने से 2 हफ्ते से भी कम समय पहले भविष्य के क्रिप्टो रेगुलेशन की ओर कांग्रेस का मार्गदर्शन करना है। टूमी सेनेट बैंकिंग कमेटी में रैंकिंग रिपब्लिकन है और उन्हें क्रिप्टो पॉलिसी पर एक इन्फ्लुएंशियल फिगर के रूप में देखा जाता है। पेंसिल्वेनिया लॉमेकर के नए बिल को स्टेबल कॉइन ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिजर्व्स एंड यूनिफॉर्म सेफ ट्रांजैक्शंस एक्ट ऑफ 2022 कहा जाता है। बिल पेमेंट स्टेबल कॉइन इशुअर्स के लिए एक नया फेडरल लाइसेंस एस्टैब्लिश करेगा। कानून नए लाइसेंस रेसिपिएंट्स को डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, स्टेट बेस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेसेस, नॉन डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनीज और नेशनल ट्रस्ट बैंक्स के साथ साथ पेमेंट स्टेबल कॉइन्स जारी करने की अनुमति देगा। टूमी प्रस्ताव के लिए इशुअर्स को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के साथ अपने पेमेंट स्टेबल कॉइन्स को पूरी तरह से वापस करने की आवश्यकता होगी। बिल इशुअर्स के लिए नए स्टैंडर्डाइज्ड पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को भी स्थापित करेगा। डिस्क्लोजर्स में पेमेंट स्टेबल कॉइन रिडेम्पशन पॉलिसीज और पब्लिक अकाउंटिंग फर्म से अटेस्टेशंस का समर्थन करने वाला एसेट शामिल होगा। वेव्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म फाउंडर साशा इवानोव ने एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि वेव्स बैग न्यूट्रिनो डॉलर अपनी पेग को सुरक्षित करने में विफल रहा है। ट्विटर अपडेट के अनुसार इवानोव ने कमिटमेंट दी है कि नया स्टेबल कॉइन अनडिपेगेबल होगा। वेव्स के फाउंडर ने यह भी खुलासा किया कि USDN सिचुएशन रेजोल्यूशन प्लान मोशन में सेट होगा, लेकिन टाइमलाइन के संबंध में कोई डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। अपकमिंग स्टेबल कॉइन के नेचर का भी खुलासा नहीं किया गया है। घोषणा USDN के बाद आई है और वेव्स ब्लॉकचेन इकोसिस्टम द्वारा समर्थित एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन इस साल की शुरुआत में डॉलर से कई बार डीपेग किया गया था। USDN वर्तमान में एक नई गिरावट दर्ज करने के बाद $0.51 पर ट्रेड कर रहा है। यूनिस्वैप कम्युनिटी के मेंबर्स ने बुधवार को पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल पर वोटिंग प्रोसेस में सुधार करने के लिए चुना, ताकि सिस्टम को संचालित करने के तरीके को बदलना आसान हो सके। प्रारंभिक प्रस्ताव में लोगों के लगभग सर्वसम्मत बहुमत ने इकोसिस्टम के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बदलने का समर्थन किया, जिसे पिछले हफ्ते वोट के लिए खुला रखा गया था। सबसे बड़े बदलाव से यूनिस्वैप ऑफ चेन स्नैपशॉट वोट्स के नंबर्स को कम कर देगा, जो ऑन चेन वोट से पहले 1 हो जाएंगे।
फाइनल गवर्नेंस वोट्स यानी ऑन ट्रेन वोट्स जो किसी प्रपोजल को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं वह सेम रहेंगे, जबकि दोनों प्रकार के वोट्स के लिए पार्टिसिपेंट्स को यूएनआई में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। यूनिस्वैप का नेटिव टोकन ऑन चेन वोट्स इथेरियम ब्लॉकचेन में डेटा जोड़ते हैं, जबकि ऑफ चेन वोट्स एक प्रस्ताव के प्रति प्रारंभिक रुख पर कम्युनिटी मेंबर्स को वोट देते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।